कई इलाकों में भूकंप की वजह से 7 बार धरती हिली, कांप गई धरती। तब भी यह ताकतवर भूकंप जापान में आपदा प्रबंधन यानी वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को हिला नहीं पाया। क्यों नहीं हिला पाया, आज ये समझिए। नए साल के पहले दिन जापान में रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता से भूकंप आया था और यह भूकंप उतना ही ताकतवर था जितना पिछले साल तुर्की में भूकंप आया था, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, दोनों तरफ, एक तरफ है तुर्की का भूकंप 7.8 तीव्रता का और जापान का भूकंप 7.6, यानी तीव्रता के हिसाब से दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। लेकिन नुकसान देखिए, तुर्की में पिछले साल 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था और वहां इसकी वजह से 52,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन जब जापान में नए साल के पहले दिन तुर्की जितना ही ताकतवर भूकंप आया तो जापान में इस भूकंप से सिर्फ 48 लोगों की जान गई है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिस तरह के भूकंप से तुर्की में 52,000 से ज्यादा लोग मारे गए, उतने ही ताकतवर भूकंप से जापान में सिर्फ 48 लोगों की मौत हुई और जापान ने अपने लाखों लोगों को बचा लिया। इससे यह पता चलता है कि अगर योजनाएं प्रभावी और व्यवहारिक हों, ईमानदारी से उन्हें लागू किया जाए, सख्ती से अगर उन्हें लागू किया जाए, तो ताकतवर से ताकतवर भूकंप को भी हराया जा सकता है और जापान ने पूरी दुनिया को यह करके दिखाया है। भूकंप पर जीत हासिल करने वाले जापान की सफलता के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जापान में जब 1 जनवरी को 155 बार भूकंप आया, यानी भूकंप के 155 झटके, और इनमें सबसे ताकतवर भूकंप 7.6 की तीव्रता से था, तब वहां कैसे दहशत मच गई थी। दुनिया भर में रिक्टर स्केल पर 6 या उससे ज्यादा की तीव्रता के जितने भी भूकंप आते हैं, उनमें 20% भूकंप से अकेले जापान प्रभावित होता है। सोचिए, जापान में आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, 20% पूरी दुनिया के। इससे आप समझ सकते हैं कि भूकंप के लिहाज से जापान दुनिया के सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन में आता है और वहां हर दिन औसतन 5 से 6 भूकंप आते हैं और 1 जनवरी को तो जापान में 155 भूकंप आए, जिन्होंने धरती को तो हिला दिया, लेकिन ये सारे भूकंप मिलकर भी जापान के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को हिला नहीं पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले, वर्ष 1923 में, जब जापान में इतना ही ताकतवर भूकंप आया था, तब उस भूकंप में 1,40,000 लोग मारे गए थे। लेकिन आज उतने ही ताकतवर भूकंप में सिर्फ 48 लोगों की मृत्यु हुई है और ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा बदलाव है, 100 वर्षों का बदलाव है। जापान को पता था कि वो भूकंप को कभी रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा प्रबंधन की तैयारी करके इससे होने वाले नुकसान को, इससे होने वाली मौतों को जरूर रोक सकता है। इसलिए जापान ने भूकंप के साथ जीना सीख लिया और यह सीख लिया कि भूकंप को कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए उसने वर्ष 1923 के भूकंप के बाद पहला भूकंप रोधी कानून बनाया, जिससे जापान में, जिसे हम बिल्डिंग स्टैंडर्ड लॉ कहते हैं, इस कानून के तहत जापान में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें ताइशिन नाम की श्रेणी में वो इमारतें आती हैं जो छोटी होती हैं और जिन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि वो भूकंप के दौरान एक झूले की तरह हिलती तो रहती हैं, लेकिन ध्वस्त होकर कभी गिरती नहीं, यानी जब भूकंप आएगा तो वो एक झूले की तरह बन जाएंगी। दूसरी श्रेणी को शशीन कहते हैं, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे ऐसे रबर के पैड्स लगा दिए जाते हैं जिससे बड़ी बड़ी इमारतें खतरनाक भूकंप के दौरान भी ध्वस्त होकर गिरती नहीं है, क्योंकि इनके नीचे रबर के पैड्स लगे हैं। तीसरी श्रेणी को मेनशीन कहते हैं, जिसमें इमारतों को भूकंप रोधी बनाने के लिए उन्हें नींव जमीन पर, उनकी नींव जमीन पर नहीं खड़ी की जाती, बल्कि इसकी जगह एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उस प्लेटफॉर्म पर बिल्डिंग खड़ी की जाती है और ये इमारतें ताकतवर से ताकतवर भूकंप में भी कभी भी गिरती नहीं है। हिलती जरूर है, झूल जाती हैं, लेकिन गिरती नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जापान में जब कोई शक्तिशाली भूकंप आता है तो उस भूकंप से हुए नुकसान की समीक्षा की जाती है और इस समीक्षा के आधार पर भूकंप रोधी कानूनों में अक्सर बदलाव किए जाते हैं, जबकि बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। बाकी जगह आपने देखा होगा, एक बार कानून बना तो वो वर्षों तक, दशकों तक चलता ही जाएगा, लेकिन वहां कानून जल्दी जल्दी बदले जाते हैं, वो जल्दी जल्दी सीखते हैं।
उदाहरण के लिए तुर्की में पिछले साल भूकंप से 52,000 लोग इसलिए मारे गए थे क्योंकि वहां इमारतों के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। तो आप सोचिए, तुर्की में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो सारी बिल्डिंग्स कमजोर थी, कच्ची बिल्डिंग्स थी। उनका जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो बिल्डिंग बनाई वो सारे बेईमान थे। वो पैसा सारा खा गए, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग में अच्छा सामान नहीं लगाया। अगर सरकार वहां बोलती थी कि आप ऐसी बिल्डिंग बनाइए जो भूकंप को सहन कर सके, लेकिन वहां के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे, बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे, उन्होंने ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। इसलिए जब भूकंप आया तो इतना बुरा हाल हुआ और 52,000 लोग मारे गए। लेकिन जापान में लोग ईमानदार हैं और वहां नियमों के पालन को ईश्वर के आदेशों के पालन के समान माना जाता है। वहां जो नियम बना दिए वो लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये ईश्वर का आदेश है। और वहां लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने भूकंप रोधी कानूनों की अनदेखी की तो इससे उनकी ही जान जाएगी, उनके परिवार की ही जान जाएगी, उनके दोस्त ही मारे जाएंगे। इसलिए वो सरकार की सारी बातें मानते हैं। लेकिन सोचिए, हमारे देश में क्या ऐसा संभव है? भारत में भी जापान की तरह कुछ भूकंप रोधी कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे पूरे देश में बहुत कम इमारतें भूकंप रोधी हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सरकारी सिस्टम और हमारे देश के लोग इन नियमों को लेकर कभी भी ईमानदार नहीं होते। हमारे देश में लोग भूकंप रोधी इमारतों पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए सरकारी अफसरों को अक्सर रिश्वत दे देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब भूकंप आएगा तो ये रिश्वत काम नहीं आएगी। इसलिए हमें लगता है कि भारत के लोग, भारत का सिस्टम, भारत के बिल्डर और भारत के कंज्यूमर्स, यानी वो लोग जो भारत में मकान खरीदने के लिए जाते हैं, वो तमाम लोग आज जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस बात को आप एक और खबर से आज और ठीक से समझ सकते हैं। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपए के नोटों के चलन पर प्रतिबंध लगा दिया था, आपको याद होगा। और 2,000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करने और आरबीआई से एक्सचेंज कराने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अब भी 9,330 करोड़ रुपए के 4 करोड़ 67 लाख नोट हमारे सिस्टम में और बैंकों में वापस नहीं आए हैं। अब आप सोचिए, 9,000 करोड़ रुपए के ये नोट कहां चले गए, कौन निगल गया? अब तक 2,000 रुपए के 97.3% नोट वापस जमा हुए हैं और बाकी के जमा नहीं हुए, जिनकी कीमत लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। तो आप सोचते होंगे, जब हमारे यहां इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले एक सांसद महोदय के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और उनके यहां से 350 करोड़ रुपए नकद मिले थे। तो जब इस तरह के छापे पड़ते हैं और जब बड़ी संख्या में आप सैकड़ों करोड़ रुपया देखते हैं एक साथ, असल में ये वही पैसा होता है जिसे हम ब्लैक मनी या काला पैसा मानते हैं।